हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन। अब आइए जेई मेल के अब हम कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन के ऊपर। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं। देखते हैं पहला सवाल क्या कह रहा है। द नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स इनसाइड द क्वाड्रिलैटरल फॉर्म बाय द लाइंस मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू 41 इज। हमें देखना है कि ये जो क्वाड्रिलैटरल बनेगा इन लाइंस के कारण इसके अंदर कितने इंटीजर पॉइंट्स आएंगे। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास क्या फिगर है और कितने पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें, हमारे पास है मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू 41। तो बेसिकली ये क्या है, ये चार लाइनों को दर्शा रहा है। इट इज शोइंग 4 लाइन्स। कौन कौन सी? एक है x प्लस वाई इज इक्वल टू 41, एक है x माइनस वाई इज इक्वल टू 41, एक है माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू 41 और एक है ये। तो अगर इनमें इन चारों को प्लॉट करता हूं तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की फिगर आएगी। एक क्वाड्रिलैटरल बनेगा, एक ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 41, फिर एक और लाइन, एक तीसरी लाइन और एक ये चौथी लाइन। मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। ये 41,0, ये 0,41, ये माइनस 41,0 और ये 0,-41। अब क्या कह रहा है ये कि इस क्वाड्रिलैटरल के अंदर कितने इंटीजर पॉइंट है, ये आपका सवाल है। कैसे सोचे भाई? अगर आप देखें ये एक सिमेट्रिक फिगर है x एक्सिस y एक्सिस के अबाउट। ये ओरिजिन है, कुछ पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर भी होंगे x एक्सिस y एक्सिस के ऊपर। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ जो जैसे इस क्वाड्रेंट की बात लेते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट की AOB, x एक्सिस के ऊपर y एक्सिस के राइट में और इस लाइन के नीचे। ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे? क्योंकि ये कह रहा है द पॉइंट नंबर ऑफ इंटीजर पॉइंट्स इनसाइड, ये इस लाइन के ऊपर नहीं हो सकते AB के ऊपर। तो पहले मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ। यदि x प्लस वाई लेस देन 41 है, मुझे ऐसे इंटीजर पॉइंट्स चाहिए जो उसको सेटिस्फाई कर रहे हो और साथ के साथ तुम देख सकते हो कि मुझे इसके अंदर भी चाहिए। तो मैं मान के चल रहा हूं x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब क्योंकि मैं 41 नहीं ले सकता, तो यानी कि ये इनइक्वालिटी x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 40 तक सेटिस्फाई करेगी। ज़्यादा से ज़्यादा मैं 40,0, हालांकि 0 भी नहीं ले सकता, तो इसको सेटिस्फाई कर सकता मैक्सिमम वैल्यू। या x प्लस वाई प्लस जेड इज लेस देन इक्वल टू 40, जहां पे मेरे पास x 1 से बड़ा, y 1 से बड़ा, z 0 से बड़ा। ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि मैं 40 तक जा सकता हूं। अब अगर हम देखें इसको आगे कितने पॉइंट्स इसमें सेटिस्फाई कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो मेरे पास बन गया एक तरीके से x प्लस वाई प्लस जेड। यहां पर अगर देखें तो मैंने इसमें z ऐड किया, इसको इजिकल टू कर लेते हैं क्योंकि मैंने एक नया वेरिएबल इसमें ऐड करा है, ये इससे छोटा है, तो एक नया वेरिएबल ऐड कर लेता है z, जिस पे ये इक्वल टू हो गया। तो अब ये इक्वेशन सॉल्व करनी है मेरे को। तो क्या आ रहा है इसका रिजल्ट, आइए देखते हैं। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 40। इसके नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन चाहिए, लेकिन आपको पता है x 1 से बड़ा है यहाँ पर, y 1 से बड़ा है और z 0 या 0 से बड़ा है। तो तुम लोगों ने बेगर्स थ्योरम या मल्टीनोमियल थ्योरम में भी सॉल्यूशंस पढ़े होंगे। अगर मैं यहाँ पे इसको 0 से स्टार्ट करना चाहता हूँ तो क्या मैं इसको x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 38, जहाँ पर x 0 से बड़ा, y 0 से बड़ा, z 0 से बड़ा लिख सकता हूँ। कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ गए? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इसके कितने लिख दूं? 38 प्लस 3 माइनस 1 C2 या C38। बेगर्स थ्योरम आपने पढ़ी थी। कितना आ गया भाई ये? 40 C2, यानी कि 40 इंटू 39/2, यानी कि 780 आ गया। ये हुई एक क्वाड्रेंट की बात। मेरे पास कितने क्वाड्रेंट थे? मेरे पास थे 4 क्वाड्रेंट। ये एक क्वाड्रेंट में, एक क्वाड्रेंट ये, एक क्वाड्रेंट ये, एक क्वाड्रेंट ये। ध्यान रखना, मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अभी इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। तो 4 क्वाड्रेंट में अगर बात करूं, ये तो हुई एक क्वाड्रेंट की बारी।
तो नंबर ऑफ इंटीजर पॉइंट्स इन 4 क्वाड्रेंट्स, क्या लिख दूं? एक्सक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्सक्लूडिंग द पॉइंट ऑन एक्सिस। अभी मैंने एक्सिस के काउंट नहीं करे हैं, तो 780 इंटू 4 कितना आ गया भाई? ये 3120। और अब मैं आपसे पूछूं एक्सिस के ऊपर कितने पॉइंट होंगे, ये भी देख लेते हैं भाई। अगर मैं 0 से लेके 41 तक चलूं, अभी मैं 0 को छोड़ देता हूं, तो 1020 से लेके 40 तक 40 पॉइंट ये होंगे, 40 ऊपर 40 नीचे और 40 लेफ्ट में, यानी कि 40 इंटू 4 और एक 00, तो 161 पॉइंट्स और होंगे जो इस एक्सिस के ऊपर होंगे और इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर होंगे। तो आपको ये भी लिखने पड़ेंगे। ऑल्सो देयर विल बी इंटीजर पॉइंट्स ऑन एक्सिस, एक्सिस मतलब दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। देयर विल बी इंटीजर पॉइंट्स ऑन एक्सिस विच आर हाउ मेनी? ये पॉइंट्स कितने लिख दूं बच्चों? 40 इंटू 4 प्लस 1, क्योंकि एक 00 भी तो होगा। तो टोटल रिक्वायर्ड पॉइंट्स कितने हो गए? टोटल रिक्वायर्ड पॉइंट्स मेरे पास हो गए 3120 प्लस 161, यानी कि 3281 इज द आंसर। ठीक है, अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो 3281 सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। बात समझ में आई? क्या किया मैंने? सबसे पहले मेरे को mod x प्लस mod y इज इक्वल टू 41, मैंने इसको प्लॉट किया, एक क्वाड्रिलेटरल बन के आया। इसके अंदर पूछ रहा है कितने इंटीजर पॉइंट्स होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो साफ साफ देख सकते हो, अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो ये तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 41 है, तो ये सिमेट्रिक फिगर है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितने पॉइंट आए? अगर x 0 से बड़ा है और y 0 से बड़ा है, तो मैंने देखा कि x प्लस वाई लेस देन 41 है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, या मैं लिख सकता हूं x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये इनइक्वालिटी इससे छोटी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 40 तक ले सकता है इसका सम। तो मैंने एक वेरिएबल ऐड कर लिया z, जो कि 0 या 0 से बड़ा है, तो x प्लस वाई प्लस जेड आ गया मेरे पास कितना? 40। अब इसके इंटीजर सॉल्यूशंस निकालने हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि x अभी भी 1 से बड़ा है, y 1 से बड़ा है। तो अगर मैं एक एक कम कर दूंगा तो ये 38 हो जाएगा। अब x y z तीनों 0 या 0 से बड़े हो गए। अब आप इसके नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, जो कि आए 780, क्योंकि 4 क्वाड्रेंट है तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर एक्सेस के ऊपर कितने पॉइंट हो गए? एक्स एक्सेस के बाद अगर मैं राइट ऑफ ऑरिजिन देखूंगा तो 40, लेफ्ट में भी 40, एक्स एक्सेस के ऑरिजिन के ऊपर भी 40 और नीचे भी 40। तो इन ऑल, और एक इंक्लूड करेंगे हम ऑरिजिन को भी, तो टोटल जवाब आ गया 3281। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी, देख सकते हैं बी ऑरिजिन है, सी 0 है और ए 3,4 है। ये किसी ट्रायंगल की वर्टिसेस है और पी पॉइंट इस ट्रायंगल के अंदर कह रहा है, लेकिन कंडीशन है डिस्टेंस ऑफ पी बी सी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस, दूरी, पी पॉइंट की बी सी से जो दूरी है लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ दिस डिस्टेंस। इनसे जो भी मिनिमम है उसके उससे छोटा है, लेकिन डी पी बी ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम बी सी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम बी सी। तो मुझे बताना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा। ऑप्शंस क्या है? ये पी बी सी की जो दूरी है मैक्सिमम कितनी होगी? मैक्सिमम का मतलब क्या है कि ये इनमें से जो भी मिनिमम है उसके बराबर हो जाए, वो तभी होगी जब पी इन सेंटर होगा। दूसरा कह रहा है कि ये तभी होगा जब ये सेंट्रॉइड होगा, और ये मैक्सिमम दूरी जो डिस्टेंस ऑफ पी पॉइंट का बी सी से है वो 1 होगा या फिर 4/3 होगा, ये देखना है। चलिए सबसे पहले फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है कि ये बी ऑरिजिन है मेरे पास, और भाई ये सी पॉइंट है 3,0, ये कुछ इस तरीके से फिगर हो गई। अब मेरे को ये बताइए कि जब ये डी जो भी ये पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट की बात कर रहा है, इसकी दूरी इन तीनों से बराबर कब हो सकती है? क्योंकि ये कह रहा है कि ये इससे बराबर या छोटा होना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम पूछ रहा है।
तो मैक्सिमम के केस में क्या हो सकता है, आपको याद होगा जब मैं इन सर्कल बनाता था या जब हम इन सर्कल बनाते हैं तो ये इन सेंटर कहलाता है और ये रेडियस होता है। उस केस में ये क्या होता है, डिस्टेंस से ये d है, ये e है, ये f है। जब इन सर्कल हो जाता है तो ये क्या बन जाता है, इक्वल डिस्टेंस हो जाता है। तो मुझे तो ये मैक्सिमम चाहिए डिस्टेंस PBC, तो ये तभी हो सकता है जब ये पॉइंट कहाँ पर हो, इन सेंटर पे। तो DPBC इज मैक्सिमम व्हेन, कब, P इज इन सेंटर। तो इन सेंटर कैसे निकालते हैं, मुझे सारे कोऑर्डिनेट्स पता है। ये लेंथ 3 है, ये लेंथ 4 है, ये लेंथ 5 है। P के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं h के। सो लेट PHK इज द इन सेंटर। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये इन सेंटर होगा। तो आई थिंक एक जवाब तो आ गया हमारे पास A। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मुझे अभी कोऑर्डिनेट भी निकालने पड़ेंगे। तो इन सेंटर तो आ गया। अब ये कह रहा है कि जो दूरी है DPBC ये कितनी होगी, मतलब P पॉइंट की BC से दूरी, मतलब y कोऑर्डिनेट चाहिए मेरे को, K कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये x एक्सिस है ना, अगर आप ध्यान से देखें ये x एक्सिस के ऊपर आ रहा है। तो क्या करें भाई, चलिए कोऑर्डिनेट निकालते हैं h, K। तो K बराबर क्या लिख दो भाई, ये लेंथ 3 है, y कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं सीधे सीधे क्योंकि यही दूरी होगी। तो K बराबर AX1, तो ये A हो गया, 3 × 3 9 है ना, बल्कि मेरे को तो y कोऑर्डिनेट निकालना है तो सीधे मैं y ही निकाल देता हूँ क्योंकि यही दूरी है। तो 3 × 4 प्लस ये कितना लिख दो y कोऑर्डिनेट, AX1 प्लस 4 × 0 और फिर 0 × 5। तो मतलब बाकी के दोनों कोऑर्डिनेट तो 0 हो गए और लेंथ कितनी हो गई, 3 + 4 + 5, क्योंकि फॉर्मूला होता था AX1 + BX2 + CX3। कितना आ गया भैया ये 1। तो यानी कि DPBC मैक्सिमम कितनी आएगी, 1 आएगी ये दूरी। तो देखते हैं भाई कौन सा ऑप्शन अच्छा है। C ऑप्शन भी सही है, मतलब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, A और C सही जवाब होंगे इसके। ठीक है, बात समझ में आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेरे पास 2 लाइनें हैं और L3 एक लाइन है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से निकलती है। तो बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू या करेक्ट। मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है। कह रहा है L3 इज एट मैक्सिमम डिस्टेंस, मुझे लाइन निकालनी है जो इससे पास करती है फ्रॉम 1 - 2 इज दिस। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई ये देखते हैं कि L3 इज एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम -1, 2 और दिस L3 एक इन दोनों के इंटरसेक्शन से जाती है। पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं फिर देखते हैं क्या बात कर रहा है। एक लाइन L1 है, एक लाइन L2 है। तो इस पॉइंट को कुछ मान लेते हैं, इसने तो कुछ दिया नहीं है। लेट्स P पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पहले ये निकालते हैं क्या आएगा। ये मेरे पास L1 लाइन है, 4x + 3y = 7, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं भाई। और L2 है मेरे पास, ये कितनी है L2 देखते हैं। L2 है 3x + 4y = 7। ये 2 लाइनें हैं, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या कोऑर्डिनेट आएगा जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। 4x + 3y = 7 साफ साफ दिख रहा है 1 1 सेटिस्फाई कर रहा है, तो दोनों लाइनें 1 1 से सेटिस्फाई पास करेंगी। सॉल्व 1 and 2, दोनों को सॉल्व करेंगे तो x = 1 y = 1 आ जाएगा, साफ साफ दिख रहा है। अब ये कह रहा है कि एक लाइन बताओ जो कि पास कर रही है L3 एट मैक्सिमम डिस्टेंस। अब मुझे मैक्सिमम डिस्टेंस चाहिए, A पॉइंट कहीं पर है, से मान लेते हैं यहाँ पर है। तो इस P पॉइंट से तो बहुत सारी लाइनें पास कर सकती है भाई। अगर मैं आपसे पूछूं इससे मैं मैनी लाइन्स, देयर कैन बी मैनी लाइन्स विच कैन पास थ्रू, ऐसे एक लाइन जा सकती है, ऐसे एक लाइन जा सकती है, ऐसे एक लाइन जा सकती है, बहुत सारी लाइनें जा सकती हैं।
तो अब आपसे पूछूं सबसे ज्यादा दूरी पे कौन सी लाइन होगी? साफ साफ दिख रहा है जब ये परपेंडिकुलर हो जाएगी वो सबसे ज्यादा दूरी पे होगी, क्योंकि जैसे ही हल्की सी टिल्ट करोगे डिस्टेंस कम हो जाएगी। यानी कि वो जो लाइन L3 है जो मुझे निकालनी है वो क्या होनी चाहिए? वो बिल्कुल परपेंडिकुलर होनी चाहिए जब मैं ए से पी को ज्वाइन करूं। सो ये पॉइंट तो मेरे को पता चल ही चुका है, पी कितना है 1 1। तो AP का स्लोप निकाल लेते हैं और फिर इस लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे, क्योंकि पहले AP का स्लोप आना चाहिए। तो इसके लिए क्या करूं? स्लोप ऑफ AP क्या लिख दूं भाई? स्लोप ऑफ AP आपने पढ़ा था y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 की बात करता हूं तो 2 माइनस 1 अपॉन माइनस वन लिख दूं -1/2। तो स्लोप ऑफ L3 कितना हो जाएगा? m1 m2 -1 होता है, आपने पढ़ा था। तो इसका यूज करें, इसको माइनस हाफ डाल लेंगे तो 2 आ जाएगा। सो इक्वेशन ऑफ L3 which is at maximum distance, which is at maximum distance from given point, क्या लिख दूं? will be, हाँ भाई क्या लिख दूं? पॉइंट क्या था मेरे पास जिससे पास कर रही थी? P पॉइंट 1 1। तो y माइनस 1 इधर x माइनस 1 और स्लोप आ गया था 2, तो ये आ गई y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। ये लाइन आ गई y इज इक्वल टू 2x माइनस 1, यानी कि ए ऑप्शन तो सही है। दूसरा ऑप्शन ऑटोमेटिकली गलत हो गया क्योंकि मैक्सिमम की हम लाइन निकाल चुके हैं। अब ये कह रहा है L3 इज एट मिनिमम डिस्टेंस। भाई यहां से बहुत सारी लाइनें पास कर रही थी, अब मिनिमम डिस्टेंस कब होगा? जब ये लाइन L3 AP बन जाए, यानी कि A और P को जोड़ने वाली लाइन डिस्टेंस बिल्कुल 0 हो जाए। तो यानी कि A भी पता है और मुझे AP का स्लोप भी पता है। तो L3 की इक्वेशन जब इट इज एट मिनिमम डिस्टेंस वो देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ L3 व्हेन L3 is at minimum distance, is at minimum distance, क्या लिख दूं इसकी इक्वेशन? इट्स इक्वेशन विल बी, क्या होगी इसकी इक्वेशन? विल बी सेम एज इक्वेशन ऑफ AP। तो भाई AP की इक्वेशन क्या लिख दूं? क्या कोऑर्डिनेट थे P के? 1 1। सो y माइनस 1 x माइनस 1 और AP का स्लोप क्या था? माइनस हाफ था AP का स्लोप। तो कितना आ गया ये? 2y माइनस 2 माइनस x प्लस 1, यानी कि x प्लस 2y बराबर 3। एक लाइन ये आ गई, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। तीसरा ऑप्शन भी सही है, C ऑप्शन। फिर कह रहा है इक्वेशन ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर ऑफ L1 एंड L2 इज x इज इक्वल टू y। तो ये दो लाइनें थी मेरे को जो गिवन थी, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर निकालना है। तो सबसे पहले C1 C2 तो सेम साइन का है, दोबारा लिख लेते हैं इन लाइंस को। तो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर के लिए L1 क्या थी? 4x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और L2 थी ये थी ना भाई अपनी दो लाइन है। देख लेते हैं दोबारा, 4x प्लस 3y माइनस 7 और दूसरी थी 3x प्लस 4y माइनस 7। अब मुझे ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर निकालना है। ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर के लिए आपने पढ़ा होगा कि अगर पहले C1 C2 का साइन सेम बना लें, सेम बना हुआ है। A1 A2 प्लस B1 B2 की वैल्यू कैसी है यहाँ पर? ये है 12 प्लस 12 पॉजिटिव। तो इक्वेशन ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर क्या लिख दूं मैं? ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर वही होगी जो यहां पर पॉजिटिव साइन लेकर आएगी। तो 4x प्लस 3y माइनस 7 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि 5 इज इक्वल टू 3x प्लस 4y माइनस 7 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये 5 और 5 कट जाएगा, क्या आ गया भाई? ये 7 और 7 भी कट जाएगा। तो मेरे पास कितना आ गया? x इक्वल्स टू y। तो ये ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन आ जाएगी। देखते हैं क्या ये ऑप्शन में अवेलेबल था? हाँ भाई ये भी था। तो देख सकते हो तीन ऑप्शंस आ गए मेरे पास, A, C और D।
समझ में आ रही है बात? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ये भी एक बढ़िया सवाल है, क्या कह रहा है देखते हैं। आपसे कह रहा है लेट एक पॉइंट है ए के, पी के कॉमा क्यू के, जहाँ पे के है 1 2 3 और ये 3 पॉइंट्स आएंगे A1 A2 A3। A1 सर्कम सेंटर है, A2 ऑर्थो सेंटर है, A3 सेंट्रॉइड है स्केल एंड ट्रायंगल का। P1 P2 P3 के बारे में कुछ कह रहा है कि P1 P3 पॉजिटिव है, P2 नेगेटिव है, मतलब एब्सीसा जो है उसके बारे में बात कर रहा है। लेकिन ये इस कर्व के ऊपर लाई करते हैं और मेरे से कह रहा है कि इसकी जो वैल्यू है -1 to the power k -1 अंडर रूट एम के, वेयर एम के इज अ स्लोप ऑफ ओ के, ओरिजिन से जोड़ने वाला जो पॉइंट है OA1 OA2 OA3 उसका स्लोप है। तो आप इसकी वैल्यू बताएं क्या आएगी। चलिए भाई देखते हैं। तो सबसे पहले अगर तुम देखो ये जो पॉइंट है मेरे पास P और Q, ये इसके ऊपर लाई कर रहे हैं y = x के ऊपर। तो A1 की अगर मैं बात करूं तो A1 क्या है P1 Q1, तो ये इसके ऊपर लाई कर रहा है y = x³ में। पुट इन y = x³, मेरे पास आ जाएगा q = p³। ये बात समझ में आती है। तो यानी कि A1 के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, मेरे पास P1 थे, तो A1 के कोऑर्डिनेट्स हो गए P1, P1³। सिमिलरली B के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे या A2 के, सिमिलरली अगर मैं आपसे बात करूं तो A2 हो जाएगा P2, P2³ और A3 क्या लिख दूं, A3 आएगा P3, P3³। ये 3 पॉइंट्स आ गए, मुझे ये निकालना है। तो M1 क्या होगा, स्लोप। M1 क्या लिख दूं, OA1 का स्लोप, तो क्या लिख दूं P1³ -0/P1 - 0 यानी कि P1²। M2 आ जाएगा P2², इसी तरीके से M3 आ जाएगा P3²। तो भाई अब ये सिग्मा, ये क्या है, ये वैल्यू जो मेरे को चाहिए, सिग्मा k = 1 से 3 -1 की पावर k -1 अंडर रूट एम के, ये चाहिए था मेरे को। एक्सपेंड करते हैं इसको, 1 डालोगे तो क्या आएगा अंडर रूट M1, 2 डालोगे तो अंडर रूट M2, 3 डालोगे तो अंडर रूट M3। ठीक है ना, क्योंकि -1 की पावर 3 -1 स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव। तो M1 अंडर रूट M1 क्या हो गया भाई, मॉड P1 माइनस मॉड P2 प्लस मॉड P3, क्योंकि स्क्वायर है ना। और जब तुम मॉड हटाओगे तो क्या आएगा भाई, क्योंकि P1 पॉजिटिव है तो ये आएगा P1 प्लस P2 प्लस P3। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आएगी, सिग्मा, इसकी, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि P1 तो पॉजिटिव है, P2 नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये P3 पॉजिटिव है। इस एक्सप्रेशन को मैं थोड़ी देर के लिए कैपिटल X मान ले रहा हूं, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। ये मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, ये सवाल है P1 प्लस P2 प्लस P3। बात समझ में आ रही है। अब ये कैसे निकालें भाई, तुम्हें क्वेश्चन में कह रहा था कि ये स्केल एंड ट्राइंगल के 3 पॉइंट्स है, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड। तो आपको याद होगा किसी भी ट्राइंगल में ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। ये जो 3 पॉइंट हैं, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड, ये कोलिनियर होते हैं। मुझे रिलेशन निकालना है P1 P2 P3 का, और ये तीनों अलग अलग पॉइंट भी होंगे क्योंकि स्केल एंड ट्राइंगल है। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, नाउ इन अ ट्राइंगल, in a scale and triangle A1 A2 A3 will be कोलिनियर। और कोलिनियर के लिए क्या करूं मैं, एरिया 0 इन 3 पॉइंट्स के कारण, मतलब P1 P1³ 1, P2 P2³ 1 और P3 P3³ 1। क्या ये बात समझ में आती है? आप लोगों ने कोलिनियरिटी की कंडीशन पढ़ी होगी। तो भाई इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आनी चाहिए। क्या करें, अब सॉल्व करके देखते हैं इसको, डिटर्मिनेंट को। तो चाहो तो पहले 2 ज़ीरोज़ बना लो, तो आपने डिटर्मिनेंट में पढ़ा होगा। तो
R1 में से R3 घटा दो एक तो, और ऐसे ही R2 में से R3 घटा दो, अप्लाई दिस। तो क्या आ जाएगा मेरे पास? यदि मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूं तो P1 माइनस P3, यहां P2 माइनस P3, यहां P3, फिर इसी प्रकार P1 क्यूब माइनस P3 क्यूब, P2 क्यूब माइनस P3 क्यूब, ये P3 क्यूब, ये 0, ये 0, ये 1, ये 0। हाँ भाई, क्या आएगा इसको सॉल्व करेंगे तो? P1 माइनस P3 इंटू P2 क्यूब माइनस P3 क्यूब माइनस P2 माइनस P3, और ये क्या बचेगा भाई? P1 क्यूब माइनस P3 क्यूब बराबर 0। तो यहाँ से कितना आएगा भाई? तो फैक्टर करते हैं। P1 माइनस P3 यहाँ से भी निकल के आएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब से। इधर से P2 माइनस P3, एक P2 माइनस P3 यहाँ से भी निकल के आएगा। तो मेरे पास क्या कॉमन आएगा? P1 माइनस P3, P2 माइनस P3, और ये बचेगा P2 स्क्वायर प्लस P3 स्क्वायर प्लस P2 P3, है ना? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और यहाँ से क्या आएगा? P1 स्क्वायर प्लस P3 स्क्वायर प्लस P1 P3 बराबर 0। हाँ भाई, क्या क्या ये तो मेरे काम की नहीं है टर्म्स, क्योंकि इनको 0 रखोगे तो इक्वल टू आ जाएगा, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। इधर आइए, अब इसमें P3 स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा मेरे पास? ये एक्सप्रेशन बचा। अब देखते हैं भाई इसमें से क्या काम का है मेरे पास। P2 माइनस P1 अगर मैं कर दूं तो P2 माइनस P1 यहाँ से भी कॉमन आएगा और यहाँ से भी, तो मेरे पास बचेगा P2 प्लस P1 और यहाँ से बचेगा P3 इक्वल्स टू 0। तो ये तो मेरे काम का है नहीं, क्योंकि P1 बराबर P2 कर दोगे, दैट मीन्स P1 प्लस P2 प्लस P3 कितना आ गया बच्चों? 0। और मेरे से यही तो पूछा गया था x की वैल्यू, तो यानी कि रिजल्ट कितना आएगा इसका? इसको बराबर x लिख दो, तो x बराबर 0। तो भाई क्या था अपने पास? इसका फिल इन द ब्लैंक था। सो इस सिग्मा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। ठीक है, बात समझ में आई? अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये भी ठीक ठाक बढ़िया क्वेश्चन है, सोचने लायक। ऑप्टिमाइजेशन पे कह रहा है m इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। एफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 25 और एक एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8, और इन दोनों पे लगा अंडर रूट। यदि इसकी मिनिमम वैल्यू m है तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर m वैल्यू बतानी है, ये क्वेश्चन है। तो अगर तुम ध्यान से देखो, एफ एक्स जो मेरे को गिवन है, इसको अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर में बदल दूं तो ये लिखा जा सकता है, या 9 को मैं लिख सकता हूं 3 स्क्वायर, एक ही बात है वैसे तो। और ये लिखा जा सकता है x प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? x, 0 की दूरी 4, 3 से, और ये x, 0 की दूरी -2, 2 से। दिस इक्वेशन represents sum of distances of x, 0 from 4, 3 and -2, 2। -2, 2 से जो दूरी है और 4, 3 से जो दूरी है उसकी डिस्टेंस का सम बता रहा है x, 0। मतलब इस तरीके से कुछ है, ये x, 0 हो गया, यहाँ 4, 3 कहीं हो गया, यहाँ -2, 2 हो गया। तो अगर तुम्हें कुछ याद हो, ये P पॉइंट मान लेते हैं, ये A पॉइंट मान लेते हैं, ये B पॉइंट मान लेते हैं। तो मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी है AP प्लस PB की। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक अगर आपने पढ़ी हो, ये मिनिमम दूरी AP प्लस PB चाहिए। ये कब होगा? तुम्हें याद होगा, अगर मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाता तो मिनिमम तभी हो सकता है जब ये तीनों कोलिनियर हो, AP प्लस PB।
लेकिन ये तो कोलिनियर नहीं है, तो ट्राइंगल बन रहा है। अगर मैं इसकी मिरर इमेज निकालूं, क्योंकि x, 0 तो x एक्सिस के ऊपर है, इसकी मिरर इमेज क्या होगी, इसको मान लेते हैं a डैश, क्या हो जाएगा ये -2, और इसको पीछे एक्सटेंड करूंगा तो ये तीनों एक ही लाइन पे आएंगे। क्यों? क्योंकि ये मिरर इमेज निकाली है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर बराबर होंगे, थीटा थीटा। तो जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी डिस्टेंस ये होगी, तो यानी कि ये और ये बराबर हो जाएंगे। बात समझ में आती है? तो AP प्लस PB का जो मिनिमम वैल्यू है वो किसके बराबर होगा, A डैश P प्लस PB। तो M इज द लीस्ट वैल्यू, तो लीस्ट वैल्यू के लिए क्या करूं मैं, चलिए अगले स्लाइड पे लिख लेते हैं, इसको मैं यही कलर रहने देता। चलिए, तो फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ AP प्लस PB, सबसे पहले क्या करें, फाइंड मिरर इमेज ऑफ A अबाउट x एक्सिस, क्योंकि ये P पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है। लेट दिस इज A डैश, तो A डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, वेयर A डैश विल बी हाउ मच, -2, -2। Therefore M is equal to AP plus PB minimum is equal to A dash P plus PB या A dash B, क्योंकि ये तीनों के तीनों क्या हो गए, कोलिनियर हो गए। तो A dash B दूरी कितनी लिख दूं भाई, इन दोनों के बीच की दूरी निकालो, कितना हो गया, 4 माइनस माइनस यानी कि +2 स्क्वायर प्लस कितना था भाई, ये 3 माइनस -2 यानी कि 3 + 2 का स्क्वायर, ये हो गया 36 + 25। देयरफॉर M इज इक्वल टू √61। तो मुझे चाहिए थी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, कितनी आएगी, √61 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 7 और 8 के बीच में होगा। द आंसर विल बी 7। बात समझ में आती है? ये दे रखा था पॉइंट मेरे को मिनिमम डिस्टेंस या सम ऑफ दिस डिस्टेंस इज मिनिमम, वो चाहिए। तो सबसे पहले देख सकते हो ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो ये x, 0 की दूरी है 4, 3 से, और ये -2, 2 से, तो दोनों पॉइंट सेम साइड ऑफ द लाइन हो गए। तो सीधी सी बात है, अगर मैं इसका मिरर इमेज निकालूं तो ये लेंथ और ये लेंथ AP और A डैश P सेम ही होगा, तो तीनों पॉइंट कोलिनियर हो गए। तो कोलिनियर होने से क्या फ़ायदा हुआ, A डैश B की डिस्टेंस निकाल लें, वही मिनिमम डिस्टेंस भी होगी। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ़ 3α1 + 4β1 - 10 इज इक्वल टू 0 एंड 4α2 - 3β2 + 20 इज इक्वल टू 0, then the area of the triangle formed by these 3 points when α_i² + β_i² is minimum where I is 1 and 2। मतलब अगर तुम देखो ये एक लाइन की इक्वेशन है 3x + 4y = 10, जिसपे α1 β1 लाई कर रहा है, और एक लाइन है 4x - 3y + 20 जिसपे दूसरा पॉइंट लाई कर रहा है। ये बात नोटिस कर पा रहे हो इस क्वेश्चन में, α1, β1 lies on 3x + 4y - 10 is equal to 0, और α2 β2 lies on 4x - 3y + 20 is equal to 0। क्या ये नोटिस कर पा रहे हो? दूसरी एक और बात नोटिस करो, ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, है ना। अगर मैं देखूं इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप है -3/4 और इसका स्लोप है 4/3, यानी कि ये दो लाइनें कैसी हैं, ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं। तो मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछ रहा है इन तीनों पॉइंट्स को लेकर। अच्छा, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है वो भी निकाल लेते हैं भाई, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। सॉल्व 1 and 2, दोनों को जरा सॉल्व करके देखो भाई। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो, या एलिमिनेशन से, जैसे भी हो। देख सकते हो दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा। मैं इसको पहले वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ,
तो ये मेरे पास -40 आ जाएगा, और भाई इसको 3 से कर दे रहा हूँ, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सब्ट्रैक्ट करके कितना आ जाएगा, y की वैल्यू तो 4 आ जाएगी, और y को 4 रख देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 16, x आ जाएगा -2। यानी कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन परपेंडिकुलर लाइंस का, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज -2,4, जो कि इसने इस क्वेश्चन में मेंशन भी करा है। यानी कि ये इन 3 पॉइंट्स से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया पूछ रहा है, जहां पे कंडीशन क्या है, ये जो डिस्टेंस है या ये जो α1² प्लस β1² है ये मिनिमम है। अगर तुम देखो α1² प्लस β1² का मतलब क्या हो गया, α1 β1 की ओरिजिन से दूरी का स्क्वायर, और α2² प्लस β2² का मतलब भी यही हुआ। चलिए फिगर बनाते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं क्या कह रहा है। तो मेरे पास है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 एक लाइन है। पहले ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एक लाइन तो ये है, दूसरी लाइन इसके परपेंडिकुलर है, ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही थी। क्या पॉइंट था ये इंटरसेक्शन का, हमने अभी सॉल्व किया था, कुछ आया था ये -2,4, इसको a नाम दे देते हैं। ये लाइन की इक्वेशन क्या मानी थी या क्या थी, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, और दूसरी क्या थी 4x माइनस 3y प्लस 20 इक्वल्स टू 0। ये दो लाइनें थी। α1 β1 किसके ऊपर था भाई, अगर हम बात करें α1 β1 इस लाइन के ऊपर था, तो α1 β1 यहां पर कहीं पर है। तो अगर ये देखें ये ओरिजिन से दूरी है और ये दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस व्हेन α1² प्लस β1² इज मिनिमम। तो मिनिमम कब होगा, जब ये परपेंडिकुलर दूरी होगी ओरिजिन से, और α2 β2 इसके ऊपर है। तो इसको नाम दे देते हैं A, इसको B, इसको C, इसको D, α2 β2, और ये थे -2,4। तो ये एक रेक्टेंगल बन गया, और मेरे से क्या पूछ रहा है, एरिया किसका, ABD का। मतलब एक तरीके से अगर रेक्टेंगल का एरिया आ जाए तो उसका आधा कर देंगे, ठीक है ना। टू फाइंड एरिया ट्रायंगल ABD, जो कि क्या हो गया, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD, ये लिख सकता हूं। तो ABCD का एरिया कितना हो गया भाई, इस रेक्टेंगल का एरिया। ये लेंथ निकाल लो, 0 0 से इस पे परपेंडिकुलर दूरी निकाल लो, BC की लेंथ। इसी तरीके से 0 0 से इस पे परपेंडिकुलर की लेंथ निकाल लो इस लाइन के ऊपर 4x माइनस 3y प्लस 20 पे, ये आ जाएगी CD की लेंथ। तो रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा L इंटू B, उसका आधा कर देंगे। तो सबसे पहले दिस इज हाफ ऑफ BC इंटू CD, ये बात समझ में आती है। ये चाहिए कुल मिला के मेरे को इस सवाल में। तो BC की लेंथ कितनी लिख दूं भाई, 0 0 से अगर मैं परपेंडिकुलर लेंथ निकालता हूं तो 0 प्लस 0 माइनस 10/5, यह आ गया 2। और CD की लेंथ क्या लिख दूं, 0 माइनस 0 प्लस 20/5, यह आ गई 4। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD क्या लिख दूं भाई, हाफ ऑफ 2 इंटू 4, यानी कि 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस क्वेश्चन का जवाब आएगा 4। तो आपसे पूछा था कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड व्हेन α1² प्लस β1² इज मिनिमम, आंसर आएगा 4। ठीक है भाई, होप ये समझ में आ गया होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। बढ़िया सवाल है ये भी। क्या कह रहा है, इन अ ट्रायंगल ABC x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड AB। ये जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB की, और AB को कहाँ टकराती है, -1 पे। दूसरी है x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, लेकिन ये AC की है, और AC को कहाँ मिल रही है, 2,1 पे। P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है भाई, ABC एक ट्राइंगल था,
उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स दे रखे हैं और जो तीसरी साइड है उसका मिड पॉइंट है P। डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल ABC। ओके, यहाँ पे अब बात थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि P तो मिड पॉइंट है, डिस्टेंस ऑफ P निकालना ऑर्थो सेंटर से, वो दे रखा K, तो K स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, ये सवाल है। अगर तुम ध्यान से देखो यहाँ पे जो दो लाइनें दे रखी है मेरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, एक ये दे रखी है और भाई एक ये दे रखी है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। क्या है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB? x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC, ये क्या है भाई? x माइनस ये। क्या दिख रहा है? दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। इसका स्लोप कितना है? -1 और इसका स्लोप कितना है? 1। क्लियरली m1 m2 -1 है। तो जब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ट्राइंगल में और ये आपस में परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब क्या रहा होगा कि ये जो दोनों बाइसेक्टर हैं बेसिकली क्या है, ये राइट एंगल ट्राइंगल के केस में हो सकता है कि ये आपस में परपेंडिकुलर हो। और जब ये आपस में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और टकरा रही हैं तो ये कहाँ टकराएंगी? हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे टकराएंगी राइट एंगल ट्राइंगल में। ठीक है, इट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द AC एंड P इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस। यानी कि अगर मैं बात करूं, मेरे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थी AB की और AC की, तो ये A मान लेते हैं, ये B मान लेते हैं, ये C मान लेते हैं। तो यानी कि A जो हो गया वो ऑर्थो सेंटर हो गया क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। और AB का मिड पॉइंट -1 है, इसको नाम दे दो D। और AC की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है? अच्छा, इनकी इक्वेशंस भी चलो ये तो लिखी रखी है मैंने। और AC की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ पे मिलती है? मीट्स AC एट 2,1। ये 2,1 है, इसको नाम दे देते हैं E। तो ये P जो मिड पॉइंट था वो यहाँ पर होगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स कहाँ टकराएंगी? आपस में जब परपेंडिकुलर है तो हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे। और हाइपोटेन्यूज ऑफ मिड पॉइंट क्या दे रखा है मेरे को? P। तो मुझे ये दूरी चाहिए AP, ये सवाल है। मेरा सवाल क्या है? मुझे AP डिस्टेंस चाहिए। ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, तो क्या मैं बोल दूं ये भी 90 है तो ये भी 90 ही होगा? ठीक है ना, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है, ये 90, ये 90, ये 90, तो ये भी 90 होगा। तो मुझे इस P पॉइंट की दूरी चाहिए इस ऑर्थो सेंटर से। राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो सबसे पहले तो ये पता करना पड़ेगा ट्राइंगल CAB विल बी right angled, will be right angled at A। तो PC दूरी या जो AP दूरी है ये मेरे पास कितनी दे रखी है इसने? K। तो AEPD क्या है? रेक्टेंगल है। नाउ दिस इज अ रेक्टेंगल, therefore AEPD is rectangle। ये बात समझ में आती है? AEPD is a rectangle। तो AP बराबर DE कर दो, डायगोनल्स की लेंथ इक्वल होगी। AP बराबर ED और AP दे रखी है मेरे को K के बराबर क्योंकि डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द ऑर्थो सेंटर वो K है। तो DE दूरी निकाल लो। तो DE दूरी कितनी हो गई? ये आ गई मेरे पास 9 और 4 13 √13। तो K स्क्वायर कितना आ जाएगा भैया? 13 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? मुझे दो लाइनें दे रखी थी, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट देख सकते हैं, जो भी आएगा वो यहाँ पर आएगा हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे, क्योंकि ये भी आपस में परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर है तो राइट एंगल ट्राइंगल के केस में ये पॉसिबल होगा। तो ये यहाँ पर मिली, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये रेक्टेंगल बन गया। तो ये दूरी K है तो यही DE के बराबर होगी और DE के कोऑर्डिनेट्स मुझे दे रखे हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी निकालें, √13 आ जाएगी।
जो कि k के बराबर हो जाएगी और k स्क्वायर हो जाएगा 13। ठीक है, यही मैंने आपको k स्क्वायर निकाल के दिखाया। होप ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव प्रॉब्लम है। अब ये क्या कह रहा है, द स्लोप ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन टू मी, और इफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल इज एट ओरिजिन देन द लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड इज गिवन बाय। ठीक है भाई, अब ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है, मेहनत करनी पड़ेगी इस सवाल में आपको। तो सबसे पहले एक फिगर बना लेते हैं भाई, क्या कह रहा है, ये मान लेते हैं A, ये मान लेते हैं B, ये मान लेते हैं C। द स्लोप ऑफ 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल PQR दे रखा है ABC की जगह, तो हम भी भाई PQR लिख लेते हैं। इसने PQR मेंशन किया है तो अपन भी PQR ही लेके चलते हैं इसके हिसाब से। ये P ले लेते हैं, ये Q, ये R। इसके कोऑर्डिनेट्स मान लो x1 y1, इसके x2 y2, इसके x3 y3। अच्छा भाई, अब इसका स्लोप m1 है -1, PQ, P के सामने वाली लाइन को हम इसका स्लोप ले लेते हैं ये, इसका ले लेते हैं -2 और इसका ले लेते हैं 3। दे रखा है -1 -2 3 स्लोप है। मुझे ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल दे रखा है ओरिजिन पे है। तीनों एल्टीट्यूड्स ड्रॉ कर लें, ये D, ये E और ये F, ये ऑर्थो सेंटर ओरिजिन पे है। तो कह रहा है सेंट्रॉइड का लोकस बताएं। तो मान लेते हैं लेट सेंट्रॉइड इज GH, K। मुझे H, K का लोकस बताना है। तो H हो गया x1 + x2 + x3/3, K हो गया y1 + y2 + y3/3। इसको 1 नंबर मान लेते हैं, इसको 2 नंबर मान लेते हैं। हाँ भाई, अब मुझे रिलेशन निकालना है x1 x2 x3 y1 y2 y3 में। क्या करूं, ये तुम्हें दे रखा है कि ये ऑर्थो सेंटर है H, तो इसका मतलब PH या PD परपेंडिकुलर है QR के। QR का स्लोप -1 है, तो PH का स्लोप क्या होगा 1। Therefore PH is perpendicular to QR। तो स्लोप ऑफ PH की अगर मैं बात करूं, स्लोप ऑफ PH क्या लिख दूं, y1/x1 = 1 लिख दूं। यानी कि यहां से एक रिलेशन आ गया y1 = x1। देख सकते थे मैंने K लिखा था y1 + y2 + y3, तो एक रिलेशन आ गया y1 = x1। इसी तरीके से स्लोप ऑफ, ये तो आया मेरे पास PH। अब बात करते हैं QH की। इसका लाइन का स्लोप है -2, तो इसका कितना होगा QH का स्लोप हाफ। तो चलो भाई नेक्स्ट स्लाइड में कर लेते हैं। नाउ स्लोप ऑफ QH = लिख दूं हाफ, क्योंकि इसका स्लोप -2 था। तो क्या लिख दूं, y2/x2 = हाफ। तो y2 आ गया x2/2, एक रिलेशन ये आ गया। ये सब रिलेशंस काम आएंगे हमारे, इनको चाहो तो नंबरिंग कर दो। इसको 3 नंबर डाल देते हैं, इसको 4 नंबर। अब y3 बचा, इस लाइन की बात करते हैं RH की। इस लाइन का स्लोप 3 है, तो इसका -1/3 हो जाएगा। नाउ स्लोप ऑफ RH = लिख दूं -1/3, तो y3/x3 = दिस। तो y3 आ गया -x3/3। क्या ये बात समझ में आती है? इसका स्लोप 3 था तो परपेंडिकुलर -1/3 होगा। तो अब वैल्यूज डाल देते हैं यहाँ पर। तो h तो ये था, k कितना हो जाएगा, इसको डाल दो 5 नंबर। Therefore put values in 2। तो k बराबर कितना हो गया बच्चों, ये तो था मेरे पास y1 और x1 में x1, और ये था x2/2, ये आ गया -x3/3।
डिवाइडेड बाय 3। अब ये रिलेशन मेरे को काम में लेना है और किसी तरीके से एक ही वेरिएबल में लाना है x1 x2 x3 को, या तो सबको x2 में लिया हो या सबको x1 में या सबको x3 में, क्योंकि मेरे पास h कितना था, अगर तुम्हें याद हो h मेरे पास था x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। अब क्या करूं मैं, मुझे QR का स्लोप पता है, स्लोप ऑफ QR कितना है भाई, -1। नाउ स्लोप ऑफ QR क्या लिख दूं, y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2 बराबर कितना लिख दूं, -1। और y3 और y2 में क्या रिलेशन था, y3 ये था, y2 ये था, यहां पे वैल्यूज डाल दो, माइनस x3 बाई 3 माइनस x2 बाई 2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, माइनस ऑफ x3 माइनस x2, माइनस माइनस कट जाएगा, तो x3 बाई x2 प्लस x2 बाई 2 इज इक्वल टू ये एलसीएम ले लो, 2x3 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 6x3 माइनस 6x2। कितना आ गया भाई ये, x3 उधर ले जाओ x2 उधर ले जाओ, तो 9x2 इज इक्वल टू 4x3। तो x3 को मैं लिख सकता हूँ 9x2 बाई 4। मैंने x3 को x2 की टर्म्स में निकाल लिया, से दिस इज कंडीशन नंबर 7। अब इसी तरीके से x1 को भी x2 की टर्म्स में निकाल लेंगे तो हमारे लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। अब x1 और x2 में जो रिलेशन था वो कैसे निकल के आएगा, ये x1 था ये x2 था, तो PQ का स्लोप 3 था, यहाँ से निकालते हैं, तो स्लोप ऑफ PQ इज 3। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नाउ स्लोप ऑफ PQ इज 3, ठीक है ना भाई, इसका स्लोप 3 था, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 बराबर 3। y2 कितना था भाई, y2 हमने कहीं निकाला था अभी, y2 था x2 बाई 2, ये x1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x1 वाली टर्म इधर ले जाए और x2 वाली को राइट में ले जाए, कितना आ गया 4x1 बराबर 5x2, तो x1 आ गया 5x2 बाय 4। सभी वैल्यूज x2 में आ गई। अब यहां पर तुमने देखा था h कितना था मेरे पास, h था ये, यहां पर वैल्यूज डाल देते हैं, तो पुट द वैल्यूज इन 1, पुट वैल्यूज इन 1, क्या आएगा h, 5x2 बाय 4 प्लस x2 और x3 कितना आया था x2 की टर्म्स में 9x2 बाय 4 डिवाइडेड बाय 3, कितना आ गया भाई ये आ गया मेरे पास 14 और 18 6x3 बाय 4, यानी कि h आ गया 6x3 बाय 4। देखो सही लिख दिया गया मैंने, 4 5 ये 4 और 5 9 9 9 18, 18 बाई 3 इज 6, या फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकता हूं, 2h बाई 3 इज इक्वल टू x3। इतनी बात समझ में आती है, 2 से कैंसिल कर दो। अब k कितना था भाई, पुट द वैल्यूज इन 6, तो यहां पर भी तो हमने रिलेशन देखा था, पुट वैल्यूज इन कंडीशन नंबर 6, तो k बराबर क्या था भाई, x1 कितना आया था अपने पास, अभी रिलेशन निकाला था 5x2 बाई 4 प्लस x2 बाई 2 माइनस x3, हमने था x3 बाई 3, तो x3 कितना था 9x2 बाई 4 डिवाइडेड बाई 3 अपॉन 3। देखो सही लिख दिया गया मैंने, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। हाँ भाई कितना बना, k इज इक्वल टू, पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 और 2 7x2 बाई 4, ये 3 से 3 कट जाएगा, माइनस 3x2 बाई 4 है ना, ये कट जाएगा इससे, और अपॉन 3, तो ये बन गया 4x2, तो 3 के आ गया x2।
ये वैल्यू अगर हम देखें, हमारे पास रिलेशन आया था x2 बराबर ये, और यहाँ पर भी ये x2 के टर्म्स में था, ये x3 नहीं, यहाँ x2 था, तो इसको सही कर लें। ये x2 था भाई अपने पास, हमने x2 निकाला था ये। तो इसको कुछ नंबरिंग कर देते हैं 8 और इसको कर देते हैं 9। सो फ्रॉम 8 एंड 9 क्या लिख दूं? 2h/3 इज इक्वल टू 3 के, दोनों इक्वेट कर दो। सो व्हाट इज द लोकस? लोकस इज 2x इज इक्वल टू 9y। लोकस आ गया मेरे पास, क्योंकि h के से रिप्लेस कर दें तो 2x बराबर 9y लोकस आएगा। देखते हैं भाई ऑप्शन अवेलेबल था क्या? बिल्कुल अवेलेबल था, थर्ड ऑप्शन। तो कैलकुलेटिव सवाल है, थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा इसको, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए भाई एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं, क्या कह रहा है। इक्वेशन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल दे रखा है मेरे को, दो डायगोनल्स दे रखे हैं और अगर देखें दोनों परपेंडिकुलर हैं। इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 8 स्क्वायर यूनिट्स देन द इक्वेशन ऑफ द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल। साइड्स पूछ रहा है, इनमें से क्या हो सकती है, ये ऑप्शंस दे रखे हैं। तो फिगर देखते हैं भाई। सबसे पहले तो डायगोनल्स क्या है? द डायगोनल्स आर, पहला है 8x प्लस वाई माइनस 17 इज इक्वल टू 0। दूसरा है माइनस 8x प्लस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इनके स्लोप है, एक का 8 है, एक का -8 है। चलो कोई बात नहीं, सोचते हैं। तो ये दोनों डायगोनल्स हैं किसी रेक्टेंगल के, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, सॉल्व करते हैं ताकि हमारे पास पॉइंट आ जाए। सॉल्व 1 एंड 2 क्या आएगा? ऐड करेंगे तो ये 2y इज इक्वल टू 10, तो y तो आ जाएगा 5 और x कितना आ जाएगा भाई? 5 रखूंगा तो ये कितना आएगा? 12, 3/2। तो ये किसी रेक्टेंगल के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम देखें, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में कर लेते हैं। ये कोई एक रेक्टेंगल है जिसके डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं। ये एक रफ डायग्राम बना रहा हूं मैं, पहले ही आपको बता देता हूं। तो मुझे ये डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट m मान लेते हैं। क्या दिया है? 3/2 और 5। ये लेंथ a मान लेते हैं, ये लेंथ b मान लेते हैं। मुझे ये भी दे रखा है AB बराबर 8, ये लेंथ 8 दे रखी है। अब क्या करें भाई? मुझे तो ये कह रहा है, क्या जानना चाहता है ये? इक्वेशन ऑफ द साइड्स। सिर्फ ये डायगोनल दे रखे हैं और ये साइड्स पूछ रहा है, बाकी की क्या हो सकती हैं। 4 ऑप्शंस मेरे को गिवन है। तो अगर तुम ध्यान से देखो, ये दो जो लाइनें दे रखी हैं, अगर मैं इसके बाइसेक्टर्स की इक्वेशन निकालूं, क्योंकि ये बाइसेक्टर होंगी, ये लाइनें बाइसेक्ट करेंगी इसको, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, और जो बाइसेक्टर होगी ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ऐसे ही ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। तो अगर मैं इसके बाइसेक्टर्स की इक्वेशन निकालूं, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ डायगोनल क्या आएगी? हमारे पास था 8x प्लस वाई माइनस 17, ये अपॉन √65 हो जाएगा, बराबर प्लस माइनस -8x। मैं यहाँ पे कोफिशिएंट C1 C2 पॉजिटिव नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मुझे एक्यूट ऑब्ट्यूज से कोई मतलब ही नहीं है। ये दोनों गया, क्या बात बनी? 8x प्लस वाई माइनस 17 इज इक्वल टू प्लस माइनस -8x प्लस वाई प्लस 7। अगर मैं पॉजिटिव साइन लेता हूं तो क्या आएगा? यहां से क्या बात बनती है? ये -8x मिलके 16x हो जाएगा, y से y चला जाएगा, 17 को उधर ले जाओ 24, तो x आ जाएगा 3/2। और अगर मैं नेगेटिव साइन लेता हूं, टेक नेगेटिव साइन, तो यहां से क्या होगा?
माइनस माइनस प्लस 8x कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस वाई इधर आके 2y हो जाएगा, इज इक्वल टू -7 + 17, यानी कि y 5 आ जाएगा। तो तुम देख सकते हो जो इसके बाइसेक्टर्स आ रहे हैं, ये आ रहा है एक तो x = 3/2 जो कि परपेंडिकुलर टू द x = 3/2 पैरेलल टू द y एक्सिस या परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस, ऐसे एक लाइन जा रही है। दूसरी जा रही है y = 5, मतलब अगर मैं दूसरे कलर से शो कर दूं उसको, तो तुम देख सकते हो एक बाइसेक्टर तो ऐसे जा रही है, ये कितनी हो गई y = 5 और ये हो गई x = 3/2। मुझे तो साइड्स की इक्वेशन निकालनी थी, है ना, अपना सवाल ये था। तो अगर ये साइड्स को बाइसेक्ट कर रही है और क्योंकि तुम देख रहे हो ये हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं, ये आपस में 90 डिग्री पर है, तो जो मेरे पास साइड्स होंगी वो ये वाली जो साइड्स हैं AD और BC, ये इस x = 3/2 के पैरेलल होंगी और बाकी की दो लाइनें y = 5 के पैरेलल होंगी। तो ये लेंथ a/2 हो जाएगी, ये b/2 हो जाएगी। बाइसेक्टर है ना ये, तो ये साइड्स को भी बाइसेक्ट करेगी। तो एक इक्वेशन तो मेरे को पहले से ही पता है, AB = 8। तो अगर मेरे को ये लेंथ पता चल जाए b/2 और a/2, तो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे इनके ABCD के और फिर लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये अब a और b कैसे निकालूं भाई, एक रिलेशन तो मेरे को पता है AB = 8 और ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल हो गई, तो ये स्लोप मेरे को इस लाइन का पता ही है कि ये लाइन कितनी दे रखी है y = -8x + 7, तो ये थीटा मान लेते हैं। इसका स्लोप मेरे को m कितना दे रखा है 8। तो इन दिस ट्रायंगल से इसको नाम ले लेते हैं CO, इसको ले लेते हैं n। इन ट्रायंगल CON tan थीटा = कितना ले लूं मैं a/2 / b/2 और इस लाइन का स्लोप है 8, क्योंकि ये m = 8 स्लोप है, तो 8 = a/b। एक इक्वेशन थी AB = 8, सॉल्व 1 and 2, यानी कि a की वैल्यू 8 भी रख दें यहां पर, तो क्या मिलेगा मेरे को, सॉल्व 1 and 2 करूंगा तो 8b² = 8, तो b आ जाएगा 1 क्योंकि b मैंने लेंथ ली है, तो a आ जाएगा 8। तो मेरे से तो भैया इक्वेशन पूछ रहा था, तो ये कोऑर्डिनेट था 3/2, 5। तो b मेरे पास कितना है, b आया 1, तो ये इससे क्या होगा, ये b/2 हाफ आगे जाएगा, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2, 5। ये से 4 ऊपर तो 2, 9 और ये 4 नीचे तो ये 2, 1। इसी तरीके से ये हाफ पीछे चला जाएगा इससे, तो x 3/2 था मेरे पास, तो हाफ पीछे चला जाएगा, तो ये 1, 1 आ जाएगा, ये 1, 9 आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पूछ रहा था, तो क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, x = हाफ, क्या आएगा, क्या x = हाफ नहीं आ रहा है, x = हाफ तो नहीं आएगा भाई हमारे पास, क्योंकि ये हाफ पीछे जाएगा तो x = 1 आएगा। दूसरा ऑप्शन x + y = 1, नहीं भाई ये तो नहीं आएंगे क्योंकि लाइन अपने पास हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। दैट मीन्स ओनली y = 9 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये y = 9 लाइन हो जाएगी। देयरफॉर दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो होपफुली आज के सेशन में आपको बहुत सारी बातें समझ में आई होंगी। तो आगे भी हम मिलते रहेंगे। आप इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करें, मेरी एडवाइस ये है पहले खुद ट्राई करें, फिर बाद में सॉल्यूशन देखें अगर नहीं हो। ठीक है, तो आज का सेशन यही समाप्त करता है। थैंक यू।